हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है काल श्रेणी। काल श्रेणी को इंग्लिश में टाइम सीरीज़ बोलते हैं। अब यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है, काल श्रेणी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है काल और दूसरा है श्रेणी। तो पहले समझ लेते हैं कि काल और श्रेणी का मतलब क्या होता है। काल को इंग्लिश में कहते हैं टाइम। टाइम का मतलब समय। समय या तो घंटे में होगा, सप्ताह के रूप में होगा, महीने के रूप में होगा, वर्ष के रूप में होगा या मिनट और सेकंड में भी हो सकता है। तो काल का मतलब है समय। अब बात करते हैं श्रेणी कि श्रेणी का क्या मतलब होता है। तो श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज़। सीरीज़ का मतलब होता है श्रृंखला या कतार या वर्ग या क्रम या समूह। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी चीज़ जो एक कतार में रखी गई है या श्रृंखला में रखी गई है। अब हम इन दोनों को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। काल श्रेणी की जो परिभाषाएं हैं वो आपको अलग अलग ऑथर्स की आसानी से आपको अपनी किताबों में मिल जाएंगी। तो हम एक जर्नल जो काल श्रेणी क्या होती है इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए बताते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो काल श्रेणी जब किन्हीं सम्मकों या चरों का, सम्मक या चर, ये दोनों में से कोई एक चीज़ होगी, इन दोनों में से किसी एक का समय के साथ, अब समय किस में होगा, या तो वर्ष में होगा या महीने में होगा या दिन में होगा या घंटे में होगा। तो समय के साथ जब अध्ययन किया जाता है तो ऐसी श्रेणी को काल श्रेणी कहते हैं। मतलब जहाँ पे सम्मक या चर हों और साथ में समय के साथ उनका अध्ययन किया जाए। अब इसको एक साधारण रूप में समझाते हैं कि सम्मक और चर है क्या। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे सर्वे होते हैं समय समय पर। कभी सरकार कराती है, कभी संस्थाएं कराती हैं, कभी कुछ। तो वो जो सर्वे होते हैं उनसे जो डाटा कलेक्ट होता है तो वो सम्मक का काम करते हैं। अब वो डाटा जो है कलेक्ट होने का जो समय है वो यहाँ पे समय आ जाता है। अब वो या कितने दिन में कलेक्ट हुआ, कितना डिफरेंस था, यानी कि पहले उसे कब कलेक्ट किया गया था, कितने समय बाद उसे दोबारा कलेक्ट किया जा रहा है। जैसे हर साल डाटा चेक होता है या 10 साल में चेक हो रहा है या 5 साल में। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जनगणना का जो डाटा है वो 10 साल पर होता है कलेक्ट। तो उसमें जो समय है वो डिफरेंस कितना है समय में, 10 साल का। तो 10 साल बाद, हर 10 साल बाद जनसंख्या की गणना की जाती है। तो जनसंख्या की गणना से जो डाटा कलेक्ट हुआ होगा वो काल श्रेणी के अंतर्गत ही कलेक्ट हुआ होगा। तो ये आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा कि काल श्रेणी होती क्या है। अब बात करेंगे काल श्रेणी विश्लेषण का महत्व। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस। तो काल श्रेणी का जो विश्लेषण होता है उसके जो महत्व होते हैं उसमें सबसे पहला आता है भूतकालीन व्यवहार समझने में सहायक। मतलब हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द पोस्ट ट्रांजैक्शंस। इसका मतलब क्या है कि जो पहले यानी कि जब सम्मक या चरों का जो डाटा हम इकट्ठा कर रहे हैं वो डाटा इकट्ठा करने से पहले जो डाटा था उसमें उनका व्यवहार कैसा था ये समझने में सहायक होता है। इसी चीज़ को लिखा, काल श्रेणी में सम्मकों या चरों का भूतकाल मतलब जो समय बीत चुका है, भूतकाल मतलब जो समय बीत चुका है उसमें
कैसा व्यवहार था यह देखा जाता है। अब इसी को दूसरे शब्दों में बोला जाए तो ये है कि भूतकाल में सम्मकों या चरों में क्या परिवर्तन हुए, क्यों परिवर्तन हुए तथा परिवर्तन के क्या कारण थे, ये सभी चीज़ों का विश्लेषण किया जाता है ताकि ये जानकारी मिल सके कि पहले जो सम्मक या चर हैं उनका व्यवहार कैसा है और जो व्यवहार प्राप्त हुआ है वो ऐसा व्यवहार क्यों प्राप्त हुआ है। तो ये सब चेक करने के लिए ही काल श्रेणी का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। अब इसमें दूसरा पॉइंट जो आता है वो आता है पूर्वानुमान। पूर्वानुमान तथा नियोजन में सहायक, हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। अब ये कैसे होता है, तो ये पहले पॉइंट के ही अनुसार होता है। पहला पॉइंट था भूतकालीन व्यवहार समझने में सहायक। अब पहले जैसे व्यवहार सम्मक या चर ने दिए थे उसी के आधार पर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि भाई आने वाले टाइम में उसका व्यवहार कैसा होगा। अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट की सेलिंग पहले बहुत तेज़ी से हो रही थी तो आने वाले समय में भी उसकी सेलिंग कैसी होगी, तेज ही होगी। ये अनुमान लगाया जा सकता है और उसी के अनुसार उसका जो है प्लानिंग की प्रक्रिया भी की जाती है। अब इसमें ये सिर्फ जो है आपका कंपनी वगैरह में नहीं, संस्था वगैरह में ही नहीं, सरकार के कार्यों में भी ये चीज़ें व्यवहार में आती हैं और हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी ये चीज़ें व्यवहार में आती हैं। जैसे आपको बता दें कि आपके यहाँ अगर कोई फंक्शन या पार्टी होती है तो उसके पहले आप ये देखते हैं कि पिछली बार जब वो पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी तो उसमें सबका पार्टिसिपेशन जो था वो किस तरह से था और जब लोग वहाँ पर आए तो उनका रिएक्शन उस पार्टी में कैसा था। उसी के बिहाफ पर जब आप दोबारा पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं तो जब पिछली बार जो पार्टी में गलतियाँ हुई थीं वो गलतियाँ दोबारा न दोहराई जाएं, इस वजह से आप उसमें प्लानिंग करते हैं, नए लोगों को लाते हैं, नए तरीके से उसको बनाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि पिछली बार की तुलना में इस बार की जो पार्टी हो वो ज़्यादा अच्छी और बेहतर हो। तो यानी कि ये जो काल श्रेणी है ये केवल कंपनियों में, संस्थाओं में या सरकारी कार्य में इस्तेमाल नहीं होती, उपयोग नहीं होती, बल्कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी इसका बहुत महत्व है। तो इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो यही कहता है कि पूर्वानुमान तथा नियोजन में सहायक, कि किसी सम्मक या चर का भूतकाल में तथा वर्तमान काल में कैसा व्यवहार था तथा उस व्यवहार को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक थे, उन सबकी जानकारी एकत्र करने के पश्चात जो परिणाम प्राप्त होते हैं उन्हीं परिणामों के अनुसार उस सम्मक या चर के भावी व्यवहार का पहले ही अनुमान लगाया जाता है। इसी को पूर्वानुमान कहते हैं। पूर्वानुमान का मतलब पहले ही अनुमान लगा लिया जाता है कि क्या होगा, पहले ऐसा हुआ था तो अब ऐसा हो सकता है, ये पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है। सम्मकों या चरों के पूर्वानुमान का जो परिणाम होता है वही सम्मकों या चरों के दीर्घकालीन नियोजन के लिए एक आधार प्रदान करता है। तो ये है आपका दूसरा पॉइंट और वो है नियोजन
और पूर्वानुमान यानी फोरकास्टिंग और प्लानिंग। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट है चालू निष्पत्ति के मूल्यांकन में सहायक, यानी हेल्प्स इन इवैल्यूएशन ऑफ करंट अचीवमेंट। मतलब जो योजनाएं बनाई गई थीं उनमें कितनी प्रगति हुई, इसकी समीक्षा एवं मूल्यांकन काल श्रेणी के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर ही किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो योजनाएं बनाई गई थी कि आने वाला समय में सम्मक या चर किस तरह से व्यवहार करेगा या किस तरह से व्यवहार उसको करना चाहिए, तो अब वो जाके फिर चेक किया जाता है कि क्या वाकई में उस सम्मक या उस चर ने उसी तरह से व्यवहार किया जिस तरह से व्यवहार करने के बारे में सोचा गया था, या वैसा नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ों की जाकर जानकारी इकट्ठा की जाती है, उसी को बोला जाता है समीक्षा और मूल्यांकन करना, कि हमने जैसा सोचा था, जैसा हमने उसका पूर्वानुमान लगाया था, हमने उसके लिए प्लानिंग की थी, क्या उसी प्रकार से उसने कार्य किया या वैसा नहीं हुआ जैसा हमने सोचा था। तो क्यों नहीं हुआ, उसके क्या कारण थे, कहाँ गलतियाँ हो गईं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो समीक्षा और मूल्यांकन करके ही निकाली जाती हैं, क्योंकि काल श्रेणी के अंतर्गत ही वो सारे डाटा को कलेक्ट किया जाता है। फिर उसके ऊपर बैठकर चेक किया जाता है कि हमने जो डाटा कलेक्ट किया था उसके आधार पर हमने जो प्लानिंग बनाई थी और जो हमने फोरकास्टिंग की थी, क्या वो सब सही है या नहीं। तो ये सब चीज़ें जो हैं कहलाती हैं चालू निष्पत्ति के मूल्यांकन में सहायक। अब इसी का लास्ट टॉपिक आता है, वो आता है तुलनात्मक अध्ययन करने में सहायक, यानी कि हेल्प इन मेकिंग कंपैरेटिव स्टडी। मतलब जब आंकड़ों को समय के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कर लिया जाता है। समय का क्रम मतलब या तो साल पे इकट्ठा किया गया होगा, या तो महीने में इकट्ठा किया गया होगा, या हफ्ते में इकट्ठा किया गया होगा। तो कितने समय पे इकट्ठा किया गया है पहले तो ये देखा जाता है, उसी के अनुसार उसको लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के लिए इकट्ठा करना शुरू किया, तो उसने सबसे पहले जो है कस्टमर्स से अपने उत्पाद की जानकारी मांगी कि आपने उसको उपयोग किया तो कैसा लगा। तो ये काम उसने किया सबसे पहले मान लीजिए सन 2000 में। उसके बाद उसने फिर 2002 में ये काम किया, उससे भी कुछ सूचनाएं उसको मिली होंगी। फिर 2004 में किया, उससे भी कुछ सूचनाएं मिली होंगी। तो ये हर 2-2 साल पर उसने जो सूचना इकट्ठा की अपने उत्पाद से संबंधित, उसको जब वो लगाएगा तो कैसे लगाएगा। तो लगाने के लिए वो सबसे पहले 2000 वाला रखेगा, फिर 2002 वाला रखेगा डाटा, फिर 2004 वाला डाटा रखेगा, फिर 2006 वाला डाटा रखेगा। तो हर 2-2 साल का जो डाटा रखेगा तो वो बढ़ते हुए क्रम में रखेगा, पहले 2000 का, फिर 2002 का, फिर 2004 का। उसी को कहते हैं व्यवस्थित, समय के क्रम के अनुसार। तो समय का क्रम क्या हुआ, बढ़ते हुए क्रम में हमने रखा, घटते हुए क्रम में नहीं रखा। मतलब 2000, 2002, 2004, 2006 इस तरह से। तो जो 2000 का डाटा इकट्ठा हुआ होगा उसके बाद आया होगा, तो वो बैठ के देखा होगा ना उन्होंने कि 2002 में हमारा जो कंपनी का प्रॉफिट था वो कहाँ गया,
कंपनी के एसेट्स किधर गए, कस्टमर जो हमारे प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे थे उनकी संख्या में वृद्धि हुई कि नहीं हुई, कस्टमर सेटिस्फाइड कितने % हैं, कस्टमर ने और प्रोडक्ट में क्या क्या चेंज करने के लिए कुछ सजेशन दिए हैं या नहीं दिए हैं। ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि तुलनात्मक अध्ययन करने में सहायता प्रदान करती हैं। तो इन्हीं सब के आधार पर जो है काल श्रेणी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो ये आपका काल श्रेणी का जो है विश्लेषणात्मक महत्व समाप्त हुआ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका काल श्रेणी सम्मकों में विचरण के कारण, यानी कॉज ऑफ वेरिएशन इन टाइम सीरीज डाटा। अब काल श्रेणी सम्मकों में विचरण के जो कारण है वो कई सारे हैं। तो उसमें से जो पहला कारण आता है वो आता है अवधि का। अवधि मीन्स टाइम, समय। इसको इंग्लिश में अवधि को बोलते हैं पीरियड, कि कितने समय के बाद डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। 2 साल, 1 साल, 5 साल, 10 साल, कितने टाइम के बाद। तो ये पीरियड क्या होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। जैसे पहली बार हमने डाटा कलेक्ट किया तो 2 साल पे किया, दोबारा जब कलेक्ट करने गए तो पता चला 5 साल हो गया, तीसरी बार कलेक्ट करने गए तो पता चला कि भाई हम 4 ही साल में डाटा कलेक्ट कर रहे हैं या 1 ही साल में डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। डाटा कलेक्ट करने का जो हमने टाइम रखा है उसी टाइम पर ही कलेक्ट होना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि हम हर साल डाटा कलेक्ट करेंगे तो हर साल डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर हम कहते हैं कि नहीं भाई हम 2 साल पे करेंगे तो हर 2 साल पे हमें कलेक्ट करना होगा। अगर कहते हैं नहीं हम हर 5 साल पे कलेक्ट करेंगे तो हमें हर 5 साल पे डाटा कलेक्ट करना होगा। तो ये कंपनी पर, संस्था पर या जो फर्म वो डाटा कलेक्ट कर रही है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने साल पर डाटा कलेक्ट करवाना चाहती है। तो अब आइए इसके बारे में बात करते हैं, अवधि और पीरियड के बारे में, कि काल श्रेणी के विश्लेषण द्वारा मुख्यतः 2 प्रकार की प्रवृत्तियों का पता लगाया जाता है। पहला दीर्घकालीन, दूसरा अल्पकालीन। दीर्घकालीन का मतलब होता है जो लंबे समय के लिए हो, अल्पकालीन का मतलब होता है जो थोड़े समय में ही डाटा इकट्ठा कर ले। यदि अनुसंधानकर्ता दीर्घकालीन प्रवृत्तियों के लिए अल्पकालीन सम्मकों का उपयोग करता है तो परिणाम गलत होगा। उसी प्रकार अल्पकालीन प्रवृत्ति के लिए दीर्घकालीन सम्मकों का उपयोग करने पर परिणाम गलत होंगे। अतः काल श्रेणी में जिस समय की वृत्ति हो उसी समय के सम्मकों का उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि समय सम्मकों के विचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब समय के अनुसार ही डाटा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए जा रहे हैं तो डाटा भी लॉन्ग टाइम का होना चाहिए, और अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए जा रहे हैं तो डाटा भी शॉर्ट टाइम का ही होना चाहिए। लॉन्ग टाइम में शॉर्ट टाइम का, शॉर्ट टाइम में लॉन्ग टाइम का डाटा अगर यूज़ करेंगे तो परिणाम हमेशा गलत आएगा। अब आते हैं इसके दूसरे पॉइंट पर। तो दूसरा पॉइंट है इसका प्रकृति, यानी कि नेचर। उद्योग या व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार ही उपयुक्त सम्मक का काल श्रेणी में उपयोग होना चाहिए। मतलब उद्योग या व्यवसाय किस प्रकृति का है उसी प्रकृति के अनुसार काल श्रेणी का उपयोग होना चाहिए। अगर व्यवसाय किसी और श्रेणी का है और सम्मक
की काल श्रेणी कुछ और उपयोग की जा रही है तो उससे जो आपका व्यवसाय के लिए परिणाम आएगा वो सही नहीं आएगा। जैसे आपको उदाहरण के रूप में समझाते हैं कि मान लीजिए कोई व्यवसाय है, वो आपका है कपड़े का। तो कपड़े के व्यवसाय की जो प्रकृति होगी वो कॉटन में आएगी, यानी कि उसको हम जो है कॉटन के उद्योग से संबंधित समझेंगे। तो उसमें जो सम्मक इस्तेमाल किए जाएंगे तो वो आपका आयरन से संबंधित सम्मक इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, वो आपके कॉटन से ही संबंधित सम्मक इस्तेमाल करने चाहिए। मतलब कि धागा जिससे बनता है रुई से, उस रुई का प्रोडक्शन कैसा है या कहाँ से खरीदी गई है या कैसा है, ये सारी चीज़ें उसी से संबंधित होनी चाहिए, दूसरे उद्योगों से संबंधित नहीं होनी चाहिए। तो सम्मक उसी उद्योग से संबंधित हो तभी वहाँ पर जो आप विश्लेषण करेंगे वो सही आएगा, नहीं तो विश्लेषण गलत आएगा। तो यही ये कह रहा है, क्योंकि प्रत्येक सम्मक की प्रकृति अलग अलग होती है हर व्यवसाय के लिए। मतलब आपका जो है कॉटन उद्योग में जो सर्वे होगा उसका परिणाम अलग आएगा, आपका जो है फूड प्रोडक्ट का जो सर्वे होगा उसका परिणाम अलग आएगा, आपका जो है शूज़ वगैरह के जो कंपनियां होती हैं वो सर्वे करेंगी तो उनका अलग आएगा सर्वे का। तो हर कंपनी की सर्वे रिपोर्ट जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो जैसा जो कंपनी हो उसी के हिसाब से उसके जो डाटा हैं उनका उपयोग किया जाना चाहिए। तीसरा इसमें आता है उत्पन्न होने के कारण, कॉज ऑफ क्रिएशन। मतलब सम्मकों के उत्पन्न होने के कारण अलग अलग होते हैं। जैसे आतर्व परिवर्तन। आतर्व परिवर्तन मतलब सेशनल वेरिएशन, मतलब मौसम या जलवायु या रीति रिवाज, फैशन, आदत आदि के अनुसार जब भी परिवर्तन होता है तो उसके कारण जो परिवर्तन होते हैं उसे बोला जाता है आतर्व परिवर्तन। जबकि चक्रीय परिवर्तन जो होता है यानी कि साइक्लिकल वेरिएशन, उसमें मांग में परिवर्तन, मुद्रा प्रसार, भीषण बेरोजगारी, सरकारी नीतियां आदि के कारण जो परिवर्तन आता है वो चक्रीय परिवर्तन कहलाता है। इसका मतलब क्या है, ये कैसे हो रहा है ये भी आपको समझा दें। जैसे मान लीजिए पिछली साल बहुत ज़्यादा पानी बरसा, तो इस साल कंपनी ने जो रेनीकोट बनाती है या जो छाता वगैरह बनाती हैं वो कंपनी ने सोचा कि पिछली बार बहुत ज़्यादा पानी बरसा है, इस बार भी पानी बरसने की वैसी ही उम्मीद है, और इस उम्मीद पर उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर लिया अपने प्रोडक्ट का। और हुआ क्या, हुआ ये कि पानी कम बरसा। तो इस स्थिति में उनका जो सम्मकों का उत्पन्न होने का जो कारण था, मतलब ये जो डिफरेंस आया, उत्पाद कम बिका, सेलिंग कम हुई, प्रॉफिट कम हुआ, तो उसका जो कारण है वो है आतर्व परिवर्तन, क्योंकि वहाँ पे मौसम से संबंधित था। अब मौसम पे तो किसी का जोर चलता नहीं भाई, कोई ऐसा व्यक्ति तो है नहीं जो कहे कि नहीं भाई अभी पानी बरस जाए, सोचे और पानी बरस जाए, ऐसा होता नहीं है। तो मौसम, जलवायु और रीति रिवाज, फैशन, आदतें, इसके ऊपर किसी का भी जो है कंट्रोल नहीं है। अब बात करते हैं चक्रीय परिवर्तन की। अब चक्रीय परिवर्तन में क्या है, मांग में परिवर्तन। मांग में परिवर्तन किसी भी कारण से हो सकती है। हो सकता है प्रोडक्ट अच्छा ना हो सकता है प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो
हो सकता है व्यक्तियों के आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत उस देश में न हो जहाँ पे वो बेचा जा रहा है, इस कारण से उसको कोई खरीद ना रहा हो। तो इसमें जो है ये चेक किया जाता है कि मांग में परिवर्तन क्यों हो रहा है। मुद्रा प्रसार, लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो वो नेसेसरी उत्पाद के साथ साथ जो अदर उत्पाद भी हैं जिसे लग्जीरियस आइटम्स बोलते हैं उसको खरीदना ज़्यादा शुरू कर देते हैं। भीषण बेरोजगारी होती है तो भी उससे भी मांग पर असर पड़ता है। सरकारी नीतियां, अब सरकार ने दाम बढ़ा दिए हर चीज़ के तो सबके दाम बढ़ जाएंगे। उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में भी लोग उसको कम खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें होती हैं। तो दो चीज़ें ही इफ़ेक्टिव करती हैं ज़्यादा, एक आतर्व परिवर्तन और दूसरा चक्रीय परिवर्तन। तो ये हुआ उत्पन्न होने के कारण। अब चौथा बात करें तो आता है नियमितता यानी रेगुलरिटीज़। तो ये रेगुलरिटीज़ क्या होती है कि काल श्रेणी सम्मकों में विचरण का एक कारण उसकी नियमितता है। नियमितता मतलब नियम से, रोज होने से हम मानते हैं। जैसे आतर्व परिवर्तन अल्पकालीन लेकिन नियमित रूप से होते हैं। आतर्व परिवर्तन क्या होते हैं, अल्पकालीन होते हैं, मतलब छोटे छोटे समय के लिए होते हैं लेकिन होते रहते हैं। मौसम भाई बदलता रहता है, जलवायु बदलती रहती है, रीति रिवाज बदलते रहते हैं। ठीक है, फैशन बदलते रहते हैं, आदतें बदलती रहती हैं, लेकिन थोड़े थोड़े समय पर हमेशा बदलती हैं। 2-3 महीने के बाद ट्रेंड चेंज हो जाता है, फिर 2-3 महीने के बाद ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो अल्पकाल में वो आता है। और चक्रीय परिवर्तन जो है वो भी नियमित होते हैं लेकिन ये दीर्घ काल में होते हैं, लंबे समय में। हर 3 महीने, 6 महीने, साल भर पे नहीं होगा चक्रीय परिवर्तन। चक्रीय परिवर्तन कब होगा, सरकार जब बदलेगी। तो सरकार कब बदलेगी, हर 5 साल पे तो हो सकता है सरकार बदल जाए, तो भी तो 5 साल का पीरियड मिला ना सरकार को। उसके बाद मांग में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन तुरंत नहीं आती। अगर प्रोडक्ट अच्छा है और व्यक्ति उसे यूज़ कर रहा है, सालों से यूज़ कर रहा है, तो उसकी मांग में जल्दी परिवर्तन नहीं आता। उदाहरण के रूप में आप सबको बता दें, सब घरों में नमक उपयोग किया जाता है और वहाँ पे आप जाके देखेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट नज़र आएगा, टाटा का। यानी भारत के देश में 90% घरों में जाके आप चेक कर लीजिए तो वहाँ पर जो नमक खाया जाता होगा वो टाटा का ही खाया जाता होगा। तो टाटा का नमक अगर आज खराब भी हो जाए तो भी उसकी मांग में बहुत तेज़ी से परिवर्तन नहीं आएगा। उसकी जो डिमांड है उसको घटने में कम से कम 10 साल का तो टाइम लगेगा ही लगेगा। मुद्रा प्रसार भी 1-2 महीने, 10 महीने में नहीं होती, धीरे धीरे होती है। बेरोजगारी भी धीरे धीरे बढ़ती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये धीरे धीरे होती हैं, एकदम से नहीं हो जाती। लेकिन जलवायु परिवर्तन, रीति रिवाज, ये सब एकदम से बदल जाता है। समझ में नहीं आता कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। ये फट से चेंज हो जाता है। अभी देखिए, आप लोग देख रहे होंगे ठंड का मौसम आया है तो एकदम से मौसम बदल गया। सुबह गर्मी, रात में एकदम से ठंड हो गई, दूसरे दिन एकदम से कोहरा हो गया। तो आदमी क्या कहेगा, बहुत ठंडी पड़ गई एकदम से। उसी तरह गर्मी भी है, उसी तरह बरसात भी है। तो यही होता है। तो यहाँ पर आवर्त परिवर्तन और चक्रीय परिवर्तन में यही डिफरेंस आता है कि आवर्त परिवर्तन थोड़े थोड़े समय पर होते हैं और चक्रीय परिवर्तन ज़्यादा समय के अंतराल पर होते हैं। तो ये आज का टॉपिक आपका यहीं समाप्त होता है। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा टॉपिक कैसा लगा और अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि उनको भी इस वीडियोस के माध्यम से जानकारियाँ प्राप्त हों। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।